हेलो एंड वेलकम टू वाइसिस एड क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। तो उसमें आपको मालूम है कि हमने क्या क्या बातें, क्या क्या लिमिटेशंस जो है वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस की थी। जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है उसका मानना था कि एक चार्जड पार्टिकल जो होता है, एक चार्जड बॉडी जब एक्सेलरेट करती है तो उससे एनर्जी जो है वो उसका लॉस होता है, ठीक है। और एक समय ऐसा आ सकता है कि इसका एनर्जी जब लॉस होगा तो वो स्पाइरल बैक होके जो है वो कोलैप्स हो सकता है। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक चार्जड पार्टिकल माने तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का यहाँ पे मानना था कि अगर आप ये कहते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्जड पार्टिकल की तरह है। तो एक समय ऐसा आ सकता है कि इसकी एनर्जी लॉस होते होते जो है ये स्पाइरल बैक होके जो है वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम जो है वो वेरी स्टेबल है। तो आज हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जो ऑब्जेक्शंस रेज हुई थी, लिमिटेशंस रेज हुई थी अगेंस्ट द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में, तो नील बोहर जो है वो पुट फॉरवर्ड करते हैं बेटा द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हम कुछ पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट है ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में नील बोहर ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स ही, जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, वही अलाउ होते हैं एटम के इनसाइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। only certain special orbits which are known as discrete orbits of electrons, they are allowed inside the atom, ठीक है। not all but only certain special orbits, ऐसा मानना है नील बोर का कि एटम के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही जो है वो नॉन होते हैं, जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जो है वो कहते हैं। सेकंड पोस्टुलेट है, और ऑर्बिट तो मैंने आपको बताया है कि ऑर्बिट मीन्स दे when electron revolves around this nucleus and when it completes one circular path around this nucleus then it is known as orbit or shell। तो दूसरा पोस्टुलेट नील बोहर कहते हैं अपने मॉडल ऑफ एटम में, while revolving in discrete orbits, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, मैंने अभी इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने आपको थोड़ा बताया कि लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मानना था कि अगर कोई भी चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो उससे एनर्जी जो है वो लॉस होती है। लेकिन यहाँ पर नील बोहर इस चीज़ को कंप्लीटली ये कह देते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है एटम के अंदर, इन ऑर्बिट्स में जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएट एनर्जी नहीं करता है, यानी ये इससे एनर्जी जो है वो एमिट वगैरह नहीं होती है, ठीक है। इसको हम रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक चार्जड पार्टिकल जो है वो एनर्जी एमिट नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी इससे नहीं होती है, जैसा कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मानना है। तो उसके बाद जो आप यहाँ पे देखते हो ये एक इमेज है बेटा किसकी, नील बोहर की, और ये इनकी बायोग्राफी है, ये कब पैदा हुए हैं और कब इनकी जो है वो डेथ हुई, और उन्होंने क्या क्या किया अपनी लाइफ के अंदर, नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला था, ठीक है। इनको जो है नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम 1922 में मिला था। और आप ये याद रखेंगे कि वो एक प्रोफेसर थे फिज़िक्स के, ठीक है। तो बाकी उन्होंने 3 बुक्स जो हैं बोहर ने जो है, ठीक है, 3 बुक्स जो हैं इन्होंने मतलब लिखी थी। ऐसे तो बहुत सारी थी, लेकिन अमंग प्रोफेसर बोहर्स न्यूमरस राइटिंग्स 3 अपीयरिंग्स एज बुक्स आर, वो थी, बहुत सारी राइटिंग्स थी, लेकिन उनमें से 3 इंपॉर्टेंट जो थी उनकी 3 बुक्स की शक्ल में, वो थी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड वन थी एटॉमिक थ्योरी, एंड थर्ड वन थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट बोर्स मॉडल ऑफ एटम में ये याद रखना है कि दीज ऑर्बिट्स आर शेल्स। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ऑर्बिट या शेल हम कहते किसको हैं। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इस न्यूक्लियस को मान के इसके सर्कुलर पाथ में क्या करता है, इस तरह से रिवॉल्व करता है, तो इसी सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। तो दीज ऑर्बिट्स आर शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स आल्सो। हाँ, अब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में आपने ये चीज़ नहीं देखी कि इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को या इन सर्कुलर शेल्स को हम, यानी इन ऑर्बिट्स या शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनको हम बेटा एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इसलिए एनर्जी लेवल कहते हैं बिकॉज दीज ऑर्बिट्स आर शेल्स, यू कैन से, आर एसोसिएटेड with some amount of energies as well. That is why they are also called by the name energy levels. तो energy levels in an atom are as shown in the figure below. तो अब जब आपको मॉडल ऑफ एटम यानी बोर्स मॉडल ऑफ एटम देना हो तो आप उसको डायग्रामेटिकली बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आप यहाँ पे दिखाएंगे कि ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है और एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे तो एक शेल हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, इसी तरह से ये जो है नेक्स्ट शेल बनेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है आप बताएंगे कि जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल होता है, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाले शेल को हम के शेल बोलते हैं, नेक्स्ट वाले को हम एल बोलते हैं और थर्ड वन को हम एम शेल बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन को आप इसी तरह से एन शेल बोलते हो एंड सो ऑन। या तो हम हिंदी अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम में इन्हीं शेल्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि न्यूक्लियस के पास वाले शेल को जिसको हमने के बताया उसको हम 1 बोल सकते हैं, नेक्स्ट वाले को हम 2 बोल सकते हैं, नेक्स्ट वाले को हम 3 बोल सकते हैं और नेक्स्ट को हम 4 बोल सकते हैं। यानी जिसको आपने के बोला उसको आप 1 बोल सकते हो, जिसको आपने एल बोला उसको आप 2 बोल सकते हो, जिसको आपने एम बोला वो 3 और जिसको आपने एन बोला वो 4 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ें आपको बताई गई हैं कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका के शेल हो गया, ये एल शेल, ये एम, ये एन। एक चीज़ अलावा यहाँ पे बेटा बताई गई है कि ये स्मॉल एन से कोई चीज़ बताई जा रही है कि के वाले शेल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि के शेल के लिए 1 मिनट, यहाँ पे के शेल में बताया गया है आपको कि n इज इक्वल टू 1। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए n क्या चीज़ है जिसके लिए ये वैल्यू 1 ली जा रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये न्यूक्लियस के बाहर ये शेल्स होते हैं के एल एम एन वगैरह, इनको मैंने आपको बताया कि के एल एम एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर 1 2 3 4 वगैरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे के लिए आपको जब वैल्यू पूछी जाएगी तो आपने बताना है हमेशा 1, और एल के लिए वैल्यू पूछी जाएगी आपने बोलना 2, और एम के लिए 3, एन के लिए 4, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एन जो है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ 4 नंबर्स हैं, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपका उतना ज़्यादा लेवल नहीं है, आप थोड़ा सा इनको कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ये कुछ सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर्स, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में एटम के अंदर। तो इस पहले वाले क्वांटम नंबर का नाम, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम इस स्मॉल एन से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर देखिए, इन शेल्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या क्या है? के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होता है, एल शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 होता है, एम शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 होता है, और एन शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 4 होती है। ये आपने याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे ये आप लिखेंगे, ये फिगर 4.3 वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे नॉर्मली लिखेंगे आप फिगर, ठीक है, फिगर लिखेंगे आप। और यहाँ पे आप दिखाएंगे शोइंग अ फ्यू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। या तो आप इस तरह से आप इसको लिखेंगे, या आप लिखेंगे फिगर शोइंग बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ऐसे भी आप इसको बता सकते हैं। तो दीज ऑर्बिट्स आर शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि इन ऑर्बिट्स आर, इन शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लेटर्स, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी, ये के से, एल से, एम से, एन से, ठीक है, और बाई द नंबर्स, दैट इज एन इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 वगैरह। यानी के लिए अगर मैं आपको पूछूं कि एन की वैल्यू क्या है, आपने याद रखनी है के लिए फॉर के शेल एन इज इक्वल टू 1, फॉर एल शेल एन इज इक्वल टू 2, and for m shell n is equal to 3, and n shell n is equal to 4 and so on, okay। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है आपको एग्जाम के अंदर। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया हो, लेकिन वो मुमकिन तभी है जब आप लेक्चर को पूरा देखेंगे, फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे, कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, डेफिनेटली आपको लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन एक चीज़ बताना आपको नहीं भूलूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।